टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। पश्चिमी एशिया की जंग का आज 37वां दिन हो गया है। इस दौरान पिछले 24 घंटे में युद्ध में कई और बड़े अपडेट्स जो हैं वो देखने को मिले हैं। अमेरिका ने ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला बोल दिया और उससे जुड़ा हुआ क्या कुछ अपडेट है ये आगे आपको बताएंगे। ईरान में फंसे हुए अमेरिकी पायलट पर क्या कुछ ब्रेकिंग आई है आगे वो भी आपको बताएंगे, मगर उससे पहले 10 बड़े अपडेट्स आपको दिखा देते हैं कि आखिरकार युद्ध में अब तक क्या कुछ हुआ है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि पिछले 24 घंटे में क्या कुछ बड़े अपडेट सामने आया। पहला अपडेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम एक बार फिर से सामने आ गया खुलवाने को लेकर। वहीं दूसरा अपडेट यह है कि बुशहर पेट्रोकेमिकल जोन पर एक बड़ा अटैक किया गया है। बुशहर न्यूक्लियर साइट के पास में यह हमला हुआ। ईरान ने इजराइल पर कई सारी मिसाइलें इस बीच दाग दी हैं पिछले 24 घंटे में। एक दिन के अंतराल में ईरान ने कुवैत की 2 तेल रिफाइनरीज पर बड़ा हमला किया है। वहीं तेहरान यूनिवर्सिटी और सिविलियन टारगेट्स पर हमले बोले गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इजराइल से जुड़े हुए जहाजों पर बड़े अटैक को अंजाम दिया गया है ईरान के द्वारा। वहीं ईरान ने एक बड़ा दावा भी कर दिया पिछले 24 घंटे के अंदर। वो दावा यह है कि नए एयर डिफेंस सिस्टम ने एक विमान और अमेरिका का गिरा दिया है। कासिम सुलेमानी की भतीजी अहमदी सुलेमानी अफशार गिरफ्तार हो गई है। वहीं 10वां अपडेट 24 घंटे के अंदर यह है कि दुबई में ईरान ने ड्रोन से अटैक किया है। काफी नुकसान लगातार दुबई को ईरान पहुंचा रहा है। इस सब के बीच में एक बड़ी अपडेट, वॉर जोन से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बहरीन की बैपको रिफाइनरी पर ईरान ने हमला कर दिया है। ईरान ने मिसाइल से यहां पर टारगेट किया है। बैपको रिफाइनरी आग की लपटों से घिरी हुई नजर आई। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि कैसे बड़ा हमला ईरान के द्वारा किया गया। और बहरीन में भी लगातार इसी तरीके से देखिए ईरान हमला कर रहा है। ये बैपको रिफाइनरी है और ऐसी कई सारी रिफाइनरीज है जिनको ईरान ने टारगेट करके डिस्ट्रॉय किया है। और अब एक बार फिर से ईरान के द्वारा एक बड़ा हवाई हमला, ये देखिए कैसे मिसाइल आती है और उसके बाद में पूरी रिफाइनरी को ध्वस्त कर देती है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद में अमेरिका जरूर हैरान परेशान है, क्योंकि शायद ही अमेरिका और इजराइल ने सोचा होगा कि इतना बड़ा नुकसान ईरान कर सकता है। ताजा तस्वीरें ईरान के हमले की सामने आई है। बैपको रिफाइनरी की तस्वीर आप देखिए, ईरान ने कैसे बड़ी मिसाइल दागी और उसके बाद ये मिसाइल बैपको रिफाइनरी पर जाती है देखिए, और उसके बाद में बड़े धुएं का गुबार नजर आता है और एक बड़ा ब्लास्ट यहां पर होता हुआ नजर आया है। फिलहाल पूरे इलाके में दहशत का माहौल देखा जा सकता है और सटीक हमला करके बड़ा डिस्ट्रक्शन यहां पर ईरान के द्वारा किया गया है। बहरीन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि बैपको रिफाइनरी की है और इसी तरीके से कई सारे जो तेल से जुड़े हुए संयंत्र हैं, कई सारी जो रिफाइनरीज हैं, ईरान उनके ऊपर इसी तरीके से टारगेटेड अटैक कर रहा है और सटीक हमले कर रहा है। बड़ी बात यह है कि कई जगह पर एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद भी वो इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है मिसाइलों को। यही कारण है कि ईरान सटीक हमले करने में लगातार कायम है। और इस बीच अमेरिका का भी ये कह रहा है दूसरे देशों को कि आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जरूरत है तो आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा लीजिए। वहीं दूसरी तरफ अब पिछले 24 घंटे के अंदर एक तरफ जहां ईरान ने बड़ा हमला बैपको रिफाइनरी पर किया है, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अपनी धमकी पर आ गए। एक बार फिर से उन्होंने 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की धमकी ईरान को दे दी है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी पायलट पर ईरान का बहुत बड़ा दावा भी सामने आ गया है। अपने पायलट को मारना चाहता है अमेरिका। ईरान अब ये कह रहा है। दरअसल F-35, F-16 जैसे फाइटर जेट्स उड़ाने का दावा ईरान ने किया। ये तस्वीरें भी ईरान के द्वारा जारी की गई थी कि हमने फाइटर जेट्स को मार गिराया है अमेरिका के। लेकिन उस बीच जानकारी ये भी सामने आई थी कि अमेरिका का एक पायलट अभी भी सुरक्षित है, जिंदा है, जिसको ढूंढने के लिए एक तरफ जहां अमेरिका अभियान चला रहा था, वहीं ईरान ने अपने नागरिकों को इनाम की घोषणा कर दी थी कि अगर आप उस पायलट को ढूंढकर हम तक पहुंचा देते हैं तो आपको पैसे में इनाम दिया जाएगा। उस सब के बीच में अब ईरान ये दावा कर रहा है कि अमेरिका चाहता है कि उसका पायलट मर जाए, क्योंकि अगर वो ईरान के हाथों लग जाता है तो कई सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऐसी होंगी ईरान के हाथों जो लग जाएंगी। पायलट को मारने के लिए अमेरिका ने बम गिराए हैं और बड़ी बात यह है कि ईरान अब ये भी दावा कर रहा है कि अमेरिका ने जो बम गिराए हैं वो उन डेब्रिस पर गिराए हैं, मलबे पर गिराए हैं जहां पर ये जो प्लेन है वो क्रैश हुआ है। और चलिए अब आपको 2 तस्वीरों में दिखाते हैं जहां पर कैसे ये हमले हुए हैं। एक तरफ ईरान का दावा सामने आया है कि अमेरिका अपने ही पायलट को मारना चाहता है और इसी के लिए अमेरिका इस इलाके में बमबारी लगातार कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ये दावा कर रहा है कि ईरान ने उसके पायलट को इनाम घोषित करके कब्जा करने की पूरी तैयारी कर ली है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो शेयर किया है और दावा किया है कि हाथों में बंदूक लिए ईरानी पायलट को खोज रहे हैं। आप देखिए 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जहां पर जब ये
हेलीकॉप्टर्स जो क्रैश हुए हैं और प्लेन जो क्रैश हुए हैं अमेरिका के बताए गए, और उसके बाद में मलबे में ये पूरा इलाका तब्दील हो जाता है। अब ईरानियों के हाथ में आपको ये बंदूकें नजर आ रही होंगी, ईरानी झंडा लेकर ये सभी लोग जो हैं ये उस पायलट की खोज में निकले हैं, जिसके ऊपर ईरान ने अब इनाम घोषित कर दिया है। ये तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा खुद ही जारी की गई है और ये कहा गया है कि हमारे पायलट को ढूंढने के लिए ईरानी घूम रहे हैं। और अब ईरान ये दावा इस खबर के आने के बाद में कर रहा है कि फिलहाल जो है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा उन टारगेटेड जगहों पर अटैक किया जा रहा है जहां पर पहले ही मलबा पड़ा हुआ है, ताकि अगर उनका पायलट जिंदा हो, ईरानियों के पकड़ने से पहले वो पायलट को मार दे। अमेरिकी पायलट से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर ईरान से सामने आ रही है, जहां पर अमेरिका ने दोनों पायलट्स को रेस्क्यू किया है। दूसरा पायलट भी सुरक्षित है, ईरान से बाहर आ गया है। ईरानी हमले के दौरान पायलट ने इजेक्ट कर लिया था, इसलिए पायलट जो है वो बच गया है। ये खबर सामने आ रही है। गुरुवार को ईरान ने अमेरिकी जेट पर अटैक कर दिया था और उस अटैक के बाद में मलबा नजर आया, जिसके बाद पायलट को ढूंढने की जद्दोजहद जारी थी। पायलट ने अपने आप को इजेक्ट कर लिया था। अमेरिका ने अब ये कहा है कि पायलट जो है वो सुरक्षित है और वो वापस अमेरिका आ चुका है। अब अमेरिकी मीडिया भी अलग अलग दावा कर रहा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गिराए गए F-15E लड़ाकू विमान के दूसरे क्रू मेंबर को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और जानकारी ये भी है रेस्क्यू करके निकाला गया है और वो रेस्क्यू टीम के साथ में ईरान के बाहर भी आ चुका है, ये भी जानकारी मिली है। अमेरिकी पायलट ने SCRE टेक्निक का इस्तेमाल किया और खुद को इजेक्ट बाहर कर लिया। SCRE यानी कि सर्वाइवल, इवेजन, रेजिस्टेंस एंड एस्केप, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ऐसी किसी परिस्थिति में जब प्लेन क्रैश होने वाला होता है, फाइटर जेट क्रैश होने वाला होता है, तब पायलट इसी तरीके से अपने आप को इजेक्ट कर लेते हैं। मलबे से दूर जाकर एक ऊंची जगह पर ये पायलट उस दौरान छिप गया था जब प्लेन के ऊपर अटैक होता है, एयरक्राफ्ट पर अटैक होता है। पायलट ने इमरजेंसी बीकन सक्रिय कर दिया था और इमरजेंसी के सिग्नल जो है अमेरिका तक पहुंचा दिए थे। अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज ने पायलट को ढूंढा। उसके बाद में रेस्क्यू के दौरान ईरानी सुरक्षा बलों के द्वारा भी लगातार पायलट को जो खोजने की जद्दोजहद थी वो की जा रही थी। इस सब के बीच में एक बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, ईरान से रेस्क्यू किए गए अमेरिकी पायलट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अब एक और पोस्ट कर दिया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि हमने पायलट को ढूंढ लिया है। बहादुर योद्धा दुश्मन की सीमा के अंदर था, हमारे दुश्मन उसका पीछा कर रहे थे। दर्जनों विमान पायलट को लाने के लिए भेजे गए। पहली बार इस तरह का रेस्क्यू अमेरिका के द्वारा किया गया है। 2 पायलट को अलग अलग जगह से बचाकर अमेरिका लाया जा चुका है। तो आप देखिए, ये लंबा चौड़ा अपने प्लेटफॉर्म के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है। और इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ में गेस्ट जुड़ गए हैं। एवीएम रिटायर्ड पीके श्रीवास्तव रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ में जुड़े, स्वागत है सर आपका। और साथ साथ में कर्नल यूएस राठौर रिटायर्ड हमारे साथ में जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले एवीएम पीके श्रीवास्तव सर से सवाल मैं करूंगी कि सर फिलहाल इस तरीके के ऑपरेशंस को अमेरिका लगातार अंजाम दे रहा है, उसके 2 बड़े जेट्स डिस्ट्रॉय हो गए, ये तो आखिरकार अमेरिका ने मान ही लिया है। अमेरिका ने अपनी इस डिस्ट्रक्शन को तो मान लिया है, लेकिन एक बात की मैं ज़रूर जो रेस्क्यू फोर्सेस थे, क्योंकि मैं एयरफोर्स से हूँ, ये बताना चाहूँगा, एनिमी लाइंस के जब बिहाइंड आप गिर जाते हैं और रिजेक्ट करते हैं, उस वक्त जो आपने सेरे का नाम लिया, सर्वाइवल, इवेजन, रेजिस्टेंस एंड एक्सट्रैक्शन, इसके लिए आपके पास उस सीट में और पर्सनल उसकी जो किट होती है, बॉडी में कई सारे सामान होते हैं, इससे आप सर्वाइव कर सकते हैं। आप सिग्नल कर सकते हैं जिससे कि आपके जो फ्रेंडली फोर्सेस हों आपको लोकेशन पता कर सकती हैं। अगर आप बेहोश वगैरह हो जाएं तब भी वो बीकन चालू हो जाता है। और आपके पास कार्बाइन भी होती है या आपके पास रेगुलर कोई रिवॉल्वर होती है। उसके बाद जो है आप ट्रेंड होते हैं, पानी होता है, खाना होता है, अपने आप को नाइफ होता है, मतलब अपने आप को वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं उस इलाके में। और आपके पास ट्रेनिंग होती है, सबसे बड़ी बात है, यू आर ट्रेन्ड फॉर दिस डे। जब भी आप हार्म्स पे आते हैं और जब भी ये मिशन लॉन्च किए आते हैं तो ऑपरेशंस रूम में जब मिशन की ब्रीफिंग होती है तो इस तरह की ब्रीफिंग होती है, अगर इजेक्ट हुए तो क्या होगा, क्या करना होगा। लेकिन ये ऑपरेशन जो सक्सेसफुल हुआ है तो यहाँ पर मैं अमेरिकन फोर्सेस को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। ये अपने आप में बहुत टफ ऑपरेशन था। ये इसीलिए शायद संभव हो सका क्योंकि वहाँ की जो उनकी वहाँ एयर सुपीरियरिटी है, अगर डोमिनेंस नहीं है फिर भी एयर सुपीरियरिटी है,
और उनके यहाँ प्रिसाइज लेकिन सर ऐसी लोकेटर्स हैं, सिचुएशन में इस प्रिसाइज तरीके वेपन्स के हैं। रेस्क्यू को अंजाम अमेरिका ने दिया कैसे होगा और एग्जैक्टली ये कौन सा तो इलाका इसके पड़ता लिए है जहां पर हाँ, ये जो क्रैश है विमान हुआ है ईरान के द्वारा जो कराया गया है? साक्षी कहने से तो यस। उसको करने के लिए जैसे आपने विजुअल्स देखे थे पहले वाले हमारे प्रोग्राम में आए थे, उसके लिए एक उनका SC-130 आता है जो रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट होता है, उसमें A-10 का भी इस्तेमाल करते हैं जो एक फ्लाइंग मशीन गन कहलाता है, और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स थे। ये पैकेज होता है जो सर्च और रेस्क्यू के लिए आता है, और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता हुआ एनिमी टेरिटरी में और पायलट को लोकेट करता है, क्योंकि पायलट का बीकन जो है या उसके पास जो सिग्नलिंग मिरर होता है उससे उसकी लोकेशन का अंदाजा लगता है, इसलिए वो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ वहाँ पहुँच सकता है। और उस वक्त पायलट को या तो ट्रूप्स उतरती हैं, उसको पकड़ के लाते हैं इन केस ही इज नॉट एबल टू डू हिमसेल्फ, अदरवाइज ही इज विंच अप, उसको विंच कर लेते हैं ऊपर, वो अपना लटक जाता है, जैसे आपने देखा होगा कई विजुअल्स में, और उसको ऊपर खींच लेते हैं और फिर लेकर के एनिमी टेरिटरी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये प्रक्रिया अपने आप में एक वेल रिहर्स्ड वेल ट्रेन्ड मेथड होता है, प्रोसीजर होता है। सारे जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो पूरी तरह ट्रेंड होते हैं और ये ऑपरेशन किया ही जाता है। इसके लिए अपनी एक टीम होती है, उनके अपने कमांडर्स होते हैं, उनको पता है उन्हें क्या करना है। इसलिए और सर ये इस ऑपरेशन तरीके के किया जो गया, ये अटैक्स हैं सफल हुआ, उसको ईरान ने इससे अंजाम प्रॉब्लम आखिरकार कैसे दिया होगा? क्योंकि F-35 या फिर F-16 जो लड़ाकू विमान है वो आधुनिक विमानों की श्रेणी में आते हैं और वो इस तरीके से जो अटैक किए जाते हैं उनसे बचने में भी सक्षम होते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर ईरान ने इन विमानों को मार गिराया है तो बड़ी सफलता ईरान के लिए और बड़ा नुकसान अमेरिका के लिए है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए आपने 2 विमानों का नाम लिया, एक F-35 का नाम लिया जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, और दूसरा आपने F-15 के स्ट्राइक ईगल का नाम लिया जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है। दोनों में फर्क यह है कि दोनों में एक रेडार विजिबल है जैसे F-15 जो है, और दूसरा रेडार विजिबल नहीं है। और जो F-35 को मार गिराने की बात आई थी वो ये हुआ था कि उसको चोट लगी थी, लेकिन वो डे विजिबल होता है, वो जो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं उनको विजिबल होता है, IR को विजिबल होता है इन द सेंस की जो इंफ्रारेड होता है, जो हीट सीकिंग मिसाइल्स होती हैं, तो वो उनको विजिबल होता है, रेडार को नहीं विजिबल होता है। और ये जो जहाज गिरा था जिसके हमें विजुअल्स आ रहे हैं, जिसकी पक्की खबर आ रही है, वो F-15 स्ट्राइक ईगल था जो रेडियो विजिबल है। इसका मतलब रेडार को दिखता है और अच्छे से दिखता है, इसलिए उसके ऊपर मिसाइल्स लॉन्च हो सकी और इसलिए वो गिर सका। F-35 में जो चोट आई थी वो डिफरेंट टेक्निक से आई थी। अब अगर ये दोनों को उन्होंने हैंडल किया है ईरान ने, तो ये मानना पड़ेगा कि उनकी जो एयर डिफेंस की क्षमता है वो खत्म नहीं हुई है, as contrary to what President Trump keeps saying। और इसीलिए मुंहतोड़ जवाब ईरान भी लगातार दे रहा है और अमेरिका को भी खासा नुकसान कई सारे ट्रिलियंस में यहाँ पर इस युद्ध की वजह से हुआ है। ठीक है पीके श्रीवास्तव सर, यूएस राठौर सर आपके पास आऊंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी ब्रेकिंग जहां पर ईरान इजराइल अमेरिका के बीच में चल रहा युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे जैसे ये जो जंग है वो आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इसका खतरा और इसका दायरा और भी ज्यादा अधिक बढ़ गया है। शनिवार की अगर बात की जाए, बीते दिन ईरान के बुशहर परमाणु प्लांट के ऊपर एक बड़ा अटैक किया। ईरान के बुशहर परमाणु प्लांट के पास में हमला होता है, इमारत को नुकसान भी पहुंचा है, हमले में गार्ड की मौत की जानकारी है। न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक से रेडिएशन का खतरा बढ़ जाता है। बुशहर परमाणु प्लांट पर हुए हमले के बाद रेडियो एक्टिव रिसाव के खतरे को लेकर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची का एक बयान भी सामने आया है। इस बयान में उन्होंने चेतावनी देते हुए लिखा है कि रेडियो एक्टिव रिसाव का असर केवल तेहरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जीसीसी देशों की राजधानियों पर भी पड़ेगा, ये जानकारी मिली है। वहीं ईरान ये बोला है कि बुशहर न्यूक्लियर साइट पर 4 बार अटैक किया गया और सीधे तौर पर ईरान ने एक तरीके से जो हमले का इल्जाम है वो अमेरिका पर लगा दिया है। 4 बार यहाँ पर हमला हुआ है। 37 दिन हो गए इस युद्ध को शुरू हुए, लेकिन उसके बावजूद भी फिलहाल जो हमले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में ईरान को भी नुकसान हो रहा है, अमेरिका और इजराइल को भी खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। महायुद्ध का 37वां दिन चल रहा है और न्यूक्लियर प्लांट पर निशाना बनाकर अटैक यहां पर किया गया। ईरान के बुशहर में इस बार प्लांट के पास में बड़ा हमला किया गया है। प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन प्लांट के पास में बड़ा अटैक किया गया। परमाणु प्लांट के पास में हमले की वजह से रेडिएशन का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि बड़ी तादाद में हो सकता है यहां पर यूरेनियम स्टोरेज हो। न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक की जानकारी के मुताबिक ईरान के बुशहर परमाणु प्लांट के पास में हमला हुआ। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के पास में प्रोजेक्टाइल है जो कि गिरा है, ये जानकारी है। इसी के साथ में परमाणु संयंत्र पर हुए हमले में एक गार्ड की मौत की जानकारी भी फिलहाल ईरान के बुशहर शहर से मिल रही है। ब्लास्ट में एक इमारत को खासा नुकसान पहुंचा। इसी के साथ में न्यूक्लियर प्लांट के पास में हमले होने की वजह से रेडिएशन का खतरा बढ़ा है, यानी कि आसपास के लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। ईरानी विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची
अरागची, उन्होंने इस हमले होने के बाद में बुशर में एक बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि फारस की खाड़ी के देशों में भी इस रेडियो एक्टिव जो एनर्जीज निकल रही है उसका असर पड़ सकता है अगर रिसाव हो जाता है तो। आइए अब आपको बताते हैं कि बुशर परमाणु संयंत्र आखिरकार कहां है जहां पर यह हमला किया गया है उसके पास में। तो बुशर परमाणु संयंत्र ईरान के दक्षिण पश्चिमी इलाके में पड़ता है। फारस की खाड़ी के किनारे समुद्र तट के करीब में यह इलाका बताया जाता है। इसी के साथ में समुद्री पानी से न्यूक्लियर प्लांट को ठंडक जो है वो मिलती है, यही कारण है कि समुद्र के पास में यह इलाका पड़ता है। रेडिएशन का असर अगर उसकी बात की जाए तो समुद्री जल पर पड़ सकता है और अगर ये रेडिएशन जल में मिल जाती है तो ये और भी ज्यादा घातक हो जाएगा क्योंकि इसका दायरा बढ़ जाएगा। फारस की खाड़ी के आसपास के देशों में भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ सकता है और यही जो बात है ईरान के विदेश मंत्री जो है अब्बास अरागची उनके द्वारा कह दी गई है कि अगर इसी तरीके से हमले होते रहे तो आने वाले समय में और भी ज्यादा खतरा बढ़ सकता है। यूएस राठौर सर, फिलहाल इस पूरे अटैक को कैसे समझा जाए, क्योंकि अब्बास अरागची ने भी कह दिया है कि अगर इसी तरीके से न्यूक्लियर प्लांट के आसपास में आप हमले करते रहे तो रिसाव होने की वजह से, पानी पास होने की वजह से जो आसपास के देश हैं, जो आसपास की जगहें हैं, उन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और खासतौर पर जो रेजिडेंट्स हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। साथी, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है बहुत ही सेंसिटिव टारगेट है। यहाँ पर आप किसी भी एक चीज को अगर अटैक कर देते हैं तो वही पूरा विध्वंस आएगा। या तो आप मान लीजिए न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो मेन डोम है जिसके अंदर न्यूक्लियर प्रक्रिया चलती रहती है उस पे अगर अटैक हो जाता है तो वो चीज़ हो सकती है। अगर कूलिंग सिस्टम जो है, जहाँ पानी है, जहाँ पॉन्डेज है, पानी बहुत ज़्यादा पॉन्डेज करना पड़ता है, वो टूट जाए, जैसे जापान के फुजियामा में हुआ था सुनामी के टाइम पर, या न्यूक्लियर पावर प्लांट को जो बिजली सप्लाई की जाती है जिससे सारे सब सिस्टम चलते हैं वो टूट जाए, या जहां पर उन्होंने स्पेंट फ्यूल रखा है उसको बदलने के लिए, और या जहां उनके पास फ्यूल का स्टोरेज है, कोई भी चीज़ एक विकराल रूप ले सकती है। तो सबसे सही चीज़ तो यह है कि उधर ना अटैक किया जाए। लेकिन आजकल युद्ध की परिभाषा बदल गई है, लोगों को समझ में नहीं आता, कमांडर्स को बुशर प्लांट में 4 बार अटैक करने का मतलब क्या है, वहां पास जाने का मतलब क्या है। अच्छा चलिए इसे छोड़ देते हैं। अगर इसका रिसाव पर्शियन गल्फ में होता है तो एक रफ एस्टीमेट के मुताबिक कम से कम 15 करोड़ लोग प्रभावित होंगे, 8 से ज्यादा देश प्रभावित होंगे, पूरी दुनिया का ऊर्जा स्रोत प्रभावित होगा। उसका जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन उसके बारे में भी सब चुप और हैं, सर एक और क्योंकि ये जिम्मेदारी कंडीशन है वो भी इसके बाद में उत्पन्न ये हो सकती है कि ईरान भी ज्यादा से ज्यादा विनाश के ऊपर आ जाएगा। अगर आप ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, आप खाड़ी के देशों को नुकसान पहुंचाएंगे। आपने एस्टिमेट बताया 15 करोड़ लोगों के ऊपर करीबन जो असर है वो इसका पड़ता हुआ देखा जाएगा, और इसी के साथ में हो सकता है कि ईरान भी फिर उसी लेवल पर जाकर आपको हानि पहुंचाएगा। तो ये तो कहीं से कहीं तक खत्म होने के नाम नजर ही नहीं आ रहे हैं सिचुएशन में युद्ध के। जी हाँ, ये जो पर्शियन गल्फ का अगर रेडियो एक्टिव रिसाव हो गया तो वहाँ से ऊर्जा आना बंद हो जाएगी, वहाँ से शिपिंग बंद हो जाएगी। जापान का फ्यूजियामा का एक प्रभाव है, अभी जाके उन्होंने सेफ घोषित किया है। तो एक नए चेरनोबिल बनाने की कोशिश न की जाए, और उसके बदले में ईरान है वो इजराइल के डिमोना पे अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी से ना इजराइल ने काम किया है ना अमेरिका ने। इस्फहान बोलिए, नतांज बोलिए, फोर्दो बोलिए, ये सारी जगहों में जहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूल रखा है, यूरेनियम रखा है, हेवी वाटर प्लांट है, इन सब पर बेतहाशा अटैक किए गए हैं। और सबसे मजे की बात है कि IAEA जो इनकी एजेंसी है वो चुप्पी साध कर बैठी, एक सर्टिफिकेट दे देती है कि अभी तक कोई रिसाव नहीं हुआ। ये बड़ी ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है नेताओं की और मिलिट्री कमांडर्स हो गए हैं। हर बार ये कहा गया कि कोई रेडियो एक्टिव जो सिग्नल है वो नहीं मिला है, रिसाव नहीं हुआ है। इसके ऊपर सवाल आपसे करूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग ईरानी विदेश मंत्री की ये चेतावनी साफ करती है जो सामने आ गई है कि अगर हमले के कारण बुशर परमाणु संयंत्र के रेडियोधर्मी वितरण पर
तेहरान में नहीं हुआ है, यानी कि कोई जो रिसाव है वो नहीं हुआ है, बल्कि फारस की खाड़ी के देशों की राजधानियों में जीवन को समाप्त ये कर देगा अगर हो जाता है। अब्बास अराक्ची ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है जिसमें ये लिखा गया है कि यूक्रेन के ज़ेपोराजिया न्यूक्लियर प्लांट के पास में हमले को लेकर पश्चिमी देशों का आक्रोश, आपको याद है, सवाल वो करते हैं। आगे वो लिखते हैं कि अब इजराइल और अमेरिका हमारे बुशर प्लांट पर 4 बार हमला कर चुके हैं। उन्होंने चेतावनी दी है और कहा है कि रेडियो एक्टिव रिसाव का असर तेहरान नहीं बल्कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी के देशों की राजधानियों पर भी पड़ेगा अगर यहां से रिसाव हो जाता है। ऐसे में ये बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। अब्बास अराक्ची ये कह रहे हैं कि रेडिएशन लीकेज का असर आसपास के इलाके में भी पड़ सकता है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अगर रेडिएशन लीक हुआ तो कौन से वो देश होंगे जो कि इसकी चपेट में आ जाएंगे, जिसका जो इशारा है वो अब्बास अराक्ची भी करते हुए नजर आएंगे। अगर बुशर शहर पर जो हमला हुआ न्यूक्लियर प्लांट पर उसकी रेडिएशन फैलती है तो इसकी जद में इराक आएगा, तुर्की आएगा, सीरिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कुवैत, यूएई, ओमान, सऊदी अरब पूरी तरीके से एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इस पूरी रेडिएशन की चपेट में आएगा। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, सीरिया, ये सभी वो देश जो कि रेडिएशन की वजह से इंपैक्ट हो जाएंगे। फिलहाल इसीलिए खतरा जो है वो बहुत बड़ा है, टला नहीं है। यूएस राठौर सर, फिलहाल अगर इन सभी कंट्रीज के ऊपर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये सभी कंट्रीज भी कहीं ना कहीं इस फेवर में नजर आएंगी और अमेरिका के खिलाफ में आने वाले दिन में हो सकती है अगर इसी तरीके से जो अटैक है वो जारी रहे, क्योंकि इंपैक्ट के बारे में तो सबको पता है कि उनकी कंट्रीज पे आएगा। देखिए साक्षी, ये जो है महाविनाश का हथियार है और इसके अंदर जैसा आप कह रहे हैं इतने सभी को नुकसान होगा और इनको असर पड़ेगा, तो एक साझा जिम्मेदारी बनती, एक नैतिक जिम्मेदारी बनती कि लोग इस पर आवाज उठाएं। लेकिन आजकल ये नैतिक मूल्य दब से गए हैं। अभी तक इस युद्ध की जनरल असेंबली में या सिक्योरिटी काउंसिल में अभी तक चर्चा भी नहीं हुई है, तो कोई भी चर्चा नहीं करना चाहता, कोई खुलकर आवाज नहीं उठाना चाहता। इसलिए ये जो चीज है ये गलत है, मानवता के प्रति अपराध है। पर्शियन गल्फ में बड़ी खूबसूरत डॉल्फिन्स भी रहती हैं, उनका क्या होगा? लेकिन जब हम आदमियों की जिंदगी की कदर नहीं करते तो डॉल्फिन्स की चिंता कौन करेगा? लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की गैर जिम्मेदाराना हरकत की जा रही है दोनों पक्षों से, खासकर अमेरिका से, ये उम्मीद नहीं थी। बुशर के अलावा बहुत सारे टारगेट्स हैं अगर आपको ईरान से बदला ही लेना है। लेकिन जिस तरीके से न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे आप लोग अटैक कर रहे हैं, एक नई परिपाटी को जन्म दिया जा रहा है। आपने यूक्रेन वॉर में भी देखा है, ज़ेपोरिज़िया पे कितने अटैक हुए, चेरनोबिल में अटैक हुए, चेरनोबिल से लोग आए। तो ये गलत परिपाटी पड़ती जा रही है और ये आगे ही बढ़ेगी। एक डायरेक्ट हिट अगर कूलिंग सिस्टम में हो गया, एक डायरेक्ट हिट पावर सिस्टम में हो गया या डोम पे हो गया, सर एक और तो मेल्ट डाउन हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की मानसिकता को आज की तारीख में समझा जाए तो कैसे समझा जाए, ये भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आए दिन बयान बदलकर अलग अलग डिसीजन ले रहे हैं और अब तो वो और भी ज्यादा घातक हमले करने पर उतर आए हैं। आपके पास लौटूंगे, लेकिन इस बीच ईरान के हमलों पर कुवैत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्प पर ईरान ने ड्रोन अटैक कर दिया है। केपीसी की इमारत पर ड्रोन से हमला किया गया है। ताजा तस्वीरें सामने आई। अब आप देखिए कि ये केपीसी की इमारत है और एक बड़ा टारगेटेड अटैक किया गया है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमले से पहले की तस्वीर और हमले के बाद की तस्वीर। बड़ी इमारत को एक बड़ा अटैक किया जाता है उसके ऊपर और कैसे आग के गोले में तब्दील हो जाती है। आप देखिए धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता है। श्रीवास्तव सर, फिलहाल इस तरीके के जो टारगेटेड ड्रोन अटैक है नॉन स्टॉप किए जा रहे हैं दोनों ओर से। हाल फिलहाल में आप देखिए केपीसी की इमारत को टारगेट किया गया है, एक बड़ा नुकसान कुवैत के लिए जाहिर तौर पर। साक्षी में एक बात और जिसमें जोड़ना चाहूँगा जो कर्नल राठौर ने बताई थी बुशहर प्लांट के लिए, और जो उन्होंने अपना आक्रोश भी व्यक्त किया एक तरीके से कि जब ये अटैक ज़ेपोरिज़िया पर हो रहा था तो उस वक्त इतनी आवाज़ें उठ रही थी, अब क्यों नहीं उठ रही हैं। इसका मतलब अगर सशक्त देश कुछ करता है तो देयर इज़ नो जेनेवा कन्वेंशन, देयर इज़ नो इंटरनेशनल रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, और ये अपने आप में सुसाइडल है। ये सिर्फ उस मिडिल ईस्ट के लिए सुसाइडल नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए सुसाइडल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का पानी ऐसा नहीं कि वो पानी सबसे मिलता नहीं है। अगर रेडिएशन जो है वो मिल जाएगा
उसमें पानी में उसका भी बहुत ज़बरदस्त असर पड़ेगा और दूर तक जाएगा। इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। मिडिल ईस्ट जो खड़ा है पेट्रो डॉलर को सपोर्ट करता है, पूरा मिडिल ईस्ट खाक हो जाएगा। ये समझ आनी चाहिए जो भी लीडर्स इनके निर्देश दे रहे हैं और जो भी आर्म फोर्सेस इसको अटैक करें, क्योंकि प्रिसाइज कितना भी वेपन हो, वो प्रिसिशन आपने देखा ही था। वो जो लड़कियों के स्कूल पे लगा है, वो कहते हैं कि नहीं हमने उसको समझाते आईआरजीसी का हेडक्वार्टर इसलिए मारा था, लेकिन ये चूक हो सकती है और वार में चूक होती है। बहुत कम है, लेकिन ये बहुत पास शॉकिंग पार्ट है, क्योंकि जब हम रशिया और यूक्रेन के युद्ध की बात करते हैं या इससे पहले जो युद्ध हुई उनकी बात करते हैं, डिस्ट्रक्शन तो हुआ, इंसानी जानें तो गई, लेकिन एटलीस्ट उनके बारे में लोग बात कर रहे थे, महिलाओं के बारे में, बच्चों के बारे में, वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर फ्लोट कर रही थी। लेकिन इस बार जो हो रहा है उसमें क्योंकि अमेरिका सीधे डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ना कि एज पर प्रॉक्सी, इसी वजह से कोई महिलाओं की जान के बारे में बात नहीं कर रहा है, बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहा है, वहां पर फ्यूचर में क्या होने वाला है ईरान में उसके बारे में भी बात नहीं कर रहा है। ऐसे में बहुत शॉकिंग है जो डिस्ट्रक्शंस आसपास की कंट्रीज को भी झेलने पड़ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।